हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप फ्रिक्शन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट भी मान सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बहुत यूज होगा और फ्रिक्शन बहुत लंबा चैप्टर भी है। तो सबसे पहले तो हम ये विजुअलाइज करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। लेट अस विजुअलाइज व्हाट इज फ्रिक्शन। रियल लाइफ एप्लीकेशन से फ्रिक्शन को विजुअलाइज करेंगे। मान लो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक, मतलब हैवी 20 kg का ब्लॉक एक रफ ग्राउंड मतलब खुरदरे ग्राउंड पे रखा हुआ है। रफ मतलब खुरदरा। फ्रिक्शन में खुरदरे सरफेस का यूज होगा। तो एक 20 kg का ब्लॉक रफ ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब खुरदरे सरफेस पे या खुरदरे ग्राउंड पे। और मान लो मैं इस 20 kg ब्लॉक को पुश कर रहा हूं। मैंने इस 20 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और मैंने ये पाया कि ये तो मूव कर ही नहीं रहा। हो सकता है मूव ना करे, क्योंकि ये रफ ग्राउंड पे रखा हुआ ना, खुरदरे ग्राउंड पे। मतलब मैंने क्या पाया, आई फाउंड दैट दिस 20 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम या एट रेस्ट या नॉट मूविंग। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस 20 kg ब्लॉक इज जीरो। मतलब नेट फोर्स ऑन दिस 20 kg ब्लॉक शुड बी जीरो। जब मैंने इसको 20 kg ब्लॉक को एफ फोर्स अप्लाई करके ऐसे पुश किया, मैंने ये पाया कि ये तो मूव कर ही नहीं रहा 20 kg ब्लॉक। मतलब 20 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना, ये रेस्ट पे है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही। मैं इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये हिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है कैपिटल एफ। तो इसका मतलब इस 20 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स और आना चाहिए, कैपिटल एफ मैग्नीट्यूड का ही। और ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये रफ ग्राउंड। कैपिटल एफ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द बॉटम ऑफ दिस 20 kg ब्लॉक। और ये क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड में कोई स्लिपिंग नहीं है। नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। इसलिए मैंने इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है। एक सेकंड एप्लीकेशन देखो, रियल लाइफ एप्लीकेशन फ्रिक्शन को महसूस करने की। मान लो ये एक रफ ग्राउंड है और मैंने एक 2 kg ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके इस रफ ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया। 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके रफ ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया, मतलब खुरदरा ग्राउंड है ये। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होने वाला है। ये स्लो होता जाएगा, मतलब इसकी रफ्तार कम होती जाएगी या वेलोसिटी कम होती जाएगी। और फाइनली यहाँ पे आके ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड रफ है ना, खुरदरा है। तो मतलब इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, मतलब ये रिटार्ड होगा, क्योंकि ये खुरदरा ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है। तो रिटार्ड होगा, तो इसका मतलब इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कुछ नेट फोर्स आना चाहिए, जो कि इसके रिटार्डेशन के लिए जिम्मेदार होगा। और वो यहां पे क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन।
मतलब इस 2 kg ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती गई ना, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती गई, मतलब इसमें रिटार्डेशन है इस ब्लॉक में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुरदरा ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं तो ये जाके रुकेगा ना। मान लो इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल की, जितना ज्यादा खुरदरा ग्राउंड होगा उतना कम दूरी तय करके रुक जाएगा ये। लेकिन ये पक्का है, इस खुरदरे ग्राउंड पे इस 2 kg ब्लॉक को कुछ रफ्तार देके छोड़ दोगे तो कुछ दूरी तय करके, मतलब डी डिस्टेंस तय करके यहाँ पे रेस्ट पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन आया है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आना चाहिए। और वो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? बाय दी रफ ग्राउंड ऑन दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन में एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आया होगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 2 kg ब्लॉक और ग्राउंड में स्लिपिंग है, देयर इज स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। तो हमने रियल लाइफ में विजुअलाइज किया या रियलाइज किया व्हाट इज फ्रिक्शन। किसी सरफेस के खुरदरेपन होने के कारण देखो क्या हो सकता है कि एक भारी सा 20 kg का ब्लॉक है, हम उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाए, और रियल लाइफ में पाते भी हैं हम ये कि वो मूव नहीं करता। कुछ फोर्स लगाया, वो मूव कर ही नहीं रहा, काफी भारी ब्लॉक है और काफी खुरदरा सरफेस भी है, तो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब 20 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स आना चाहिए। और ये क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये जो रफ ग्राउंड है ना, ये इस 20 kg ब्लॉक के बॉटम पे इस डायरेक्शन में ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करवाएगा। इस फ्रिक्शन फोर्स को मैंने स्टैटिक क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे 20 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही या कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन सरफेसेस। और सेकंड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन टू विजुअलाइज व्हाट इज फ्रिक्शन, वो क्या है? 2 kg ब्लॉक को मैंने 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके इस रफ ग्राउंड पे छोड़ दिया, तो ये क्या होता है? ये लगातार इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगा कुछ डी डिस्टेंस ट्रेवल करके। जितना ज्यादा खुरदरा होगा ये ग्राउंड है उतनी कम दूरी तय करके रुकेगा, जल्दी रुकेगा, लेकिन रुकेगा। तो इसका मतलब इस जर्नी में ये रिटार्ड हुआ है, तो इसका मतलब इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरफ है और ये रिटार्ड हो रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के विपरीत आएगा। और ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये रफ ग्राउंड इस 2 kg ब्लॉक के बॉटम पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये 2 kg ब्लॉक रिटार्ड होता जाएगा, कुछ दूरी तय करके यहाँ पे आके रुक जाएगा। मान लो एक 5 kg का ब्लॉक एक रफ ग्राउंड पे आराम से रखा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक एक रफ ग्राउंड पे या रफ सरफेस पे, इनफैक्ट रफ ग्राउंड पे आराम से रखा हुआ, मतलब इनिशियली एट रेस्ट है ये, ठीक है। और म्यू एस और म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो म्यू एस मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है वो देखते हैं। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड है,
और म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड ग्राउंड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस, और कौन से सरफेस के बीच में, एक तो रफ ग्राउंड और एक जो 5 kg ब्लॉक का बॉटम है ना, इन सरफेसेस के बीच में म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस वो क्या है, म्यू एस, इसको म्यू एस से डिनोट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस वो क्या है, म्यू के। और ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों सरफेसेस कितनी रफ हैं, मतलब ग्राउंड कितना रफ है, मतलब कितना खुरदरा है, और 5 kg ब्लॉक का बॉटम कितना खुरदरा है। तो दोनों ही, चाहे वो म्यू एस हो या म्यू के हो, बोथ डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेसेस। कौन सी सरफेसेज, 5 kg ब्लॉक का बॉटम सरफेस और इस रफ ग्राउंड का जो सरफेस है, उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जितना ज्यादा रफ होगा, मतलब ये ग्राउंड जितना ज्यादा रफ होगा, मतलब जितना ज्यादा खुरदरा होगा, म्यू एस उतना ही ज्यादा होगा। और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वो स्लाइटली लेस देन होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं पे 0.7 मिल सकता है आपको, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इससे स्लाइटली लेस मिलेगा, जैसे 0.65 भी मिल सकता है, 0.6 भी मिल सकता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या म्यू एस, वो विल बी मोर, वो ज्यादा होगा इफ बोथ सरफेसेस आर मोर रफ। ये दोनों सरफेसेस है ना, मतलब 5 kg ब्लॉक का बॉटम और ये रफ ग्राउंड, ये दोनों ही सरफेस जितनी ज्यादा रफ होंगी ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये तो नेचुरल है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। म्यू एस विल बी मोर इफ बोथ सरफेसेस आर मोर रफ, मतलब दोनों सरफेस जितनी ज्यादा रफ होंगी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जीरो जीरो से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। जीरो कब होगी, जब ये ग्राउंड क्या हो, स्मूथ हो, और जो इस 5 kg ब्लॉक का बॉटम वो भी क्या हो, स्मूथ हो, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, जीरो। व्हेन बोथ सरफेसेस आर स्मूथ, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। अगर इनमें से कोई एक भी अगर रफ मिला ना, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा, और वो कितना भी हो सकता है, इंफिनिटी तक। जनरल अगर बात की जाए, जनरल या प्रैक्टिकल लाइफ में या न्यूमेरिकल्स में जो आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ बोल दो या न्यूमेरिकल्स में, आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन होगी, जैसे 0.2 भी गिवन हो सकती है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन 0.2, तो वो 0.15 भी हो सकता है गिवन इन न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है तो ये तो पक्का है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 से कम ही होना है और स्लाइटली लेस देन 0.2 होना है। तो 0.15 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 भी गिवन हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो 0.2 गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 भी गिवन हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.33 भी हो सकता है, 0.35 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। तो ऐसा करते करते ज्यादा से ज्यादा आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में कितनी देखने को मिलेगी, 0.8 तक लगा लो। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.8 से स्लाइटली लेस होगी, 0.78 भी हो सकती है, 0.75 भी हो सकती है और 0.7 भी हो सकती है। अब देखते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये होता है म्यू एस इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इनटू में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। और लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये म्यू एस इंटू में एन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, उसकी कोई वैल्यू यूनिक नहीं होती। वो जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और एफ के क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस देन होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। और इन सरफेसेस के बीच में रफनेस जितनी ज्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन दोनों सरफेसेस के रफनेस पे। अब मान लो ये 5 kg ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट है और एक इंसान इस 5 kg ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट था 5 kg ब्लॉक। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू एस की वैल्यू मान लो गिवन है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस ये गिवन है 0.3। स्लाइटली लेस होना चाहिए ना 0.4 से, जो कि है भी 0.3। अब देखो ये कब कब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा। मान लो ये इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट था और इस इंसान ने इस ब्लॉक को पुश करना शुरू किया, इस 5 kg ब्लॉक को। कब कब ये ब्लॉक एट रेस्ट होगा, ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम, या इन सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। कब कब ऐसा होगा ये देखो,
तो सबसे पहले तो मैं है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं इन दोनों सरफेसेस के बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस 0.4 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस 0.3 गिवन है। और ये रफ ग्राउंड है, ये रफ है इसीलिए म्यू एस 0.4 है, मतलब जीरो नहीं है, मतलब ये खुरदरा ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है ये। तो 5 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा, 5 इंटू में 10 50 न्यूटन mg फोर्स। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg ब्लॉक, और वो कितनी आएगी n1, और ये भी कितनी होनी चाहिए 50 न्यूटन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इंसान है ये 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ओरिजेंटल डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो ये तो पक्का है कि 5 kg ब्लॉक ना तो इस ग्राउंड में घुस सकता और ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर सकता। अगर ये एक्सेलरेट कर सकता है तो इस डायरेक्शन में करेगा, अगर कर सकता है तो वो डिपेंड करेगा ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, अभी पता चलेगा। और ये भी ध्यान रहे ये 5 kg ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, तो अब क्या किया इस इंसान ने, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, या इस 5 kg ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट किया, एफ फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो वो क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस कितना गिवन है 0.4 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड, वो कितनी आई है यहाँ पे 50। तो 0.4 की जब आप 50 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 20 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो ये कितनी आएगी, म्यू के इंटू में एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.3 इंटू में 50, ये कितनी आएगी 15 न्यूटन। अब देखो इस इंसान ने इस 5 kg ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट किया, एफ फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। मान लो इस इंसान ने 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मतलब ऐसे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो ये क्या है यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, जो कि ये इंसान इस 5 kg ब्लॉक पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, ये क्या है ड्राइविंग फोर्स, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। जब तक ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर या उससे कम रहेगा, तब तक है ना ये 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा या एट इक्विलिब्रियम। मतलब इफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो कि कितना है 20 न्यूटन, मतलब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर या अगर उससे कम है तो हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा एट रेस्ट। मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। फॉर एग्जांपल देखो ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन से कुछ 5 न्यूटन अप्लाई किया, 5 न्यूटन 20 न्यूटन से कम है ना, तो मान ले इसने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन 20 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब ये 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर ये F कितना है 5 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स कितना अप्लाई किया इस इंसान ने 5 न्यूटन, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स और आना चाहिए, तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ये रेस्ट पे रहेगा। और ये 5 न्यूटन क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अगर F या ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड, so that this 5 kg block remains at rest या remains at equilibrium।
तो मान लो ये ड्राइविंग फोर्स 5 न्यूटन है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन ही आ जाएगा। और मान लो इसने फोर्स बढ़ाया, बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अब तक हमारा ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये हिलेगा नहीं। और बढ़ाया मान लो इसने फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ा के अब मान लो 15 न्यूटन कर दिया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। और बढ़ाया मान लो इसने ड्राइविंग फोर्स, और बढ़ाकर इसने ड्राइविंग फोर्स कितना कर दिया, 20 न्यूटन। तो अब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, ड्राइविंग फोर्स के बराबर ही आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। मान लो इसने कितना ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया, 20 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, 20 न्यूटन। ठीक है, तो अब भी हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या उससे कम है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो किसके बराबर आएगा, ड्राइविंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। सो दैट नेट फोर्स ऑन दिस 5 kg ब्लॉक रिमेन्स 0 और देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेज। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोला जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। और इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, कोई यूनिक नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। इस एग्जांपल में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। तो अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो इस एग्जांपल में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 20 न्यूटन, या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम है, तो हमारा ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, एट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब जितना ड्राइविंग फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ये सारे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है ना। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। जब सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो या कोई स्लिपिंग ना हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आता है ना, वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस पर्टिकुलर केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक आएगा, या कब तक ये 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा, जब तक हमारा ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना, 20 न्यूटन से बराबर या उससे कम है, तब तक यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और जितना ड्राइविंग फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो यहां पे अगर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे, ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन होगा, तो 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। 10 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। 12 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 12 न्यूटन आ जाएगा। 16 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 16 न्यूटन आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा कब तक, जब तक ये हमारा ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन या उससे कम है, तो ये हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो क्या होगा, स्टैटिक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना मैग्नीट्यूड किसका होगा, ड्राइविंग फोर्स का। अगर ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन या उससे कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ड्राइविंग फोर्स के बराबर ही आएगा। देखो, ड्राइविंग फोर्स 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स 15 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इनफैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन। अब तक इक्विलिब्रियम पे है ब्लॉक। लेकिन तब क्या हो, जब मैं
कैपिटल एफ की वैल्यू, मतलब ये जो ड्राइविंग फोर्स है, कितना अप्लाई करूं, 20 न्यूटन से ज्यादा, कुछ भी 20 न्यूटन से ज्यादा, ठीक है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा, ब्लॉक विल एक्सेलरेट, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, मतलब 20 न्यूटन से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक अब एक्सेलरेट कर जाएगा। और अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो वो क्या आएगा, एम जी 50 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ ग्राउंड N1 वो क्या होगा, 50 न्यूटन। और मान लो ये ड्राइविंग फोर्स बाय दिस मैन कैपिटल एफ 20 न्यूटन से ज्यादा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट कर जाएगा फ्रॉम रेस्ट इस डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 50, तो 0.3 इंटू में 50, 15 न्यूटन, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा 15 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, यूनिक होती है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कब आएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, तो ही ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स कितना होगा, कैपिटल एफ -15 डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस ब्लॉक 5 kg। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, जब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में कितनी है, 15 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कब आता है, जब देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेज, या स्लिपिंग हो, स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेज, एक्चुअली में बिटवीन सरफेसेज क्या हो, स्लिपिंग हो, तो यहां पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, या सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन अगर हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या उससे कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ड्राइविंग फोर्स के बराबर, जिसके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा, 0, ताकि ये इक्विलिब्रियम पे रहे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक, तो इसलिए बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कहीं पे भी, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कुछ इस तरह आता है कि वो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। बिटवीन सरफेसेस रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तभी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। और जो कि हमेशा बिटवीन सरफेसेस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है।
यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन सरफेसेस, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन है या 30 न्यूटन है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस हो रहा है या स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस हो रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। और ये इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि भले ही यहाँ पे रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस हो रहा हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो कि यहाँ पे काइनेटिक आएगा वो इस डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि अब भी ये रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज कर रहा है। भले ही रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस यहाँ पे हो रहा हो, लेकिन अब भी ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। और यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या उससे कम था, तो इसलिए ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही था जितना ड्राइविंग फोर्स का था, मतलब स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। तो यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी वास्तविकता में देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स इफ ए ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन, या देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया। तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे जनरल। हमने क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। मान लो एक ब्लॉक है, अब बिल्कुल जनरल केस पढ़ेंगे। एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है एम के जी, ये कितना भी हो सकता है। और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इनिशियली ये ब्लॉक एट रेस्ट है, और इस रफ ग्राउंड पे ये ब्लॉक रेस्ट पे आराम से रखा हुआ था। अब क्या किया है कि इंसान ने इसको पुश करना शुरू किया, मतलब इसको इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना शुरू किया, और वही क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स। तो एक तो mg फोर्स आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस mkg ब्लॉक, जो कि mg के बराबर ही होगा। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस इंटू में n1, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू में n1, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स is the maximum value of static friction. Limiting friction force is the maximum value of static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही होती है, और जो कि म्यू एस इंटू में n1 होती है। n1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस, जो कि यहाँ पे mg के बराबर है। और एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स। यहां पे क्या है, मेरा ड्राइविंग फोर्स। इस एक्सिस पे मैंने ड्राइविंग फोर्स को लिया है, ग्राफ बनाने जा रहा हूं, और इस एक्सिस को मैंने फ्रिक्शन फोर्स दिया है।
और ड्राइविंग फोर्स कैपिटल एफ से डिनोट कर रखा मैंने ये। और जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ, वो मैंने इस वाई एक्सिस पे ले रखा है। अब देखो क्या होगा, अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या उससे कम है, इफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या होगा, ब्लॉक एट रेस्ट, ये हमने पढ़ा है, या इक्विलिब्रियम पे होगा ब्लॉक, ये एम के जी का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा अगर ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर या उससे कम है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, स्टैटिक, और उसका मैग्नीट्यूड ड्राइविंग फोर्स के बराबर ही होगा, तभी तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा, तभी तो हमारा ब्लॉक एट रेस्ट होगा। और वो भी कब होगा, जब ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ड्राइविंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट आएगी ड्राइविंग फोर्स, इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ है, और अगर कैपिटल एफ लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ ही आएगा, मतलब स्मॉल एफ कैपिटल एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जीरो से लेके एफ एल तक। इसीलिए तो ये बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज होती है जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या उससे कम है, तो ये ब्लॉक एट रेस्ट होगा या इक्विलिब्रियम पे होगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगी बिटवीन सरफेसेस। अगर बिटवीन सरफेसेस स्लिपिंग नहीं होगी, तभी तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले। तो नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, केवल टेंडेंसी होगी स्लिपिंग की। और अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, फिक्स होती है। और कितनी होगी, म्यू के इंटू में n1। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस, हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा इस सेकंड केस में, जब ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू के इंटू में n1। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की बात की जाए, वो कितना आएगा, कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन भाग में मास, कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात की जाए। तो अगर इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट है और ड्राइविंग फोर्स लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ड्राइविंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा। और अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक आएगा, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इंटू में n1। तो ये ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, जो कि कितना आएगा, कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एफ एल है। देखो अगर ड्राइविंग फोर्स जीरो से लेके एफ एल तक है, मतलब इफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एल, यहां से यहां तक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। तो अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड में ड्राइविंग फोर्स के बराबर। तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स, जो कि ओरिजिन से पास होगी,
और स्लोप कितनी होगी 45 डिग्री। और जब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और कितनी होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद स्लोप इज 1, एंगल 45 डिग्री। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है म्यू एस इंटू में n1, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू के इंटू में n1। और हमें ये पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली लेस देन होता है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये स्लाइटली लेस देन होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो किससे कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, ये पक्का है। और अब देखो अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो तो हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है कांस्टेंट एफ के या म्यू के इंटू में n1, और जो कि स्लाइटली लेस देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ आएगा। तो ये तो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक है किसकी वैल्यू ड्राइविंग फोर्स की, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आएगा जितना ड्राइविंग फोर्स होगा, देख सकते हो, इसलिए तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ब्लॉक एट रेस्ट। ठीक है, मतलब नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू तो हमारा ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट कर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, और उसकी वैल्यू क्या होगी कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन। कैपिटल एफ स्मॉल एफ एल, मतलब कैपिटल एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा कुछ भी हो, मान लो ये ले लिया, मान लो 2FL ले लिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा आएगा काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये आपको अक्सर न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस ड्राइविंग फोर्स ग्राफ। तो अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो ब्लॉक ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा, या काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, या देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू सरफेसेस, या स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस होगी। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस ड्राइविंग फोर्स ग्राफ। अब देखो क्या करेंगे कि मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, खुरदरा ग्राउंड, एक अलमीरा है, अलमारी जो होती है ना अलमीरा, या एक बहुत बड़ा ब्लॉक समझ लो, इस अलमीरा का मास है m, ठीक है, ये आराम से रखी हुई है इस रफ ग्राउंड पे। और मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ ग्राउंड
एंड द बॉटम ऑफ दिस अलमीरा, ये बॉटम सरफेस होगा ना जो अलमीरा का, वो कितना है म्यू एस, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड अलमीरा। और ये माना गया है ये अलमीरा के जितने भी फेस है ना या जितने भी सरफेस हैं, एक तो ये सरफेस है और एक ये और एक ये और एक ये इक्वली रफ हैं। मतलब सरफेसेस ऑफ अलमीरा या ऑफ दिस ब्लॉक आर इक्वली रफ, ऐसा माना गया है। मतलब सभी सरफेसेस का इस अलमारी के सभी सरफेसेस का रफनेस सेम है। और म्यू एस क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ग्राउंड एंड अलमीरा, बिटवीन ग्राउंड एंड अलमीरा बोल दो या अलमारी बोल दो या ब्लॉक। और ध्यान रहिए अगर इसको ब्लॉक बोल रहे हो तो ये क्यूबिकल ब्लॉक नहीं है, क्यूबोइडल है कुछ ऐसा, क्यूबोइडल ब्लॉक जैसे अलमीरा होती है ना वो है ये। तो इसका एफ बनाओ, mg फोर्स आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस क्यूबोइडल ब्लॉक या अलमारी, और वो n1 होगा किसके बराबर, mg के बराबर ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू एस इंटू में n1 होती है ना, मतलब ये आ जाएगी म्यू एस इंटू में mg, क्योंकि n1 mg के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस n1 है जो कि mg के बराबर ही है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी आई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे रख दूंगा, ये वाला जो सरफेस है ना ये अब इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, और वही क्यूबोइडल ब्लॉक है जिसका मास m है, सेम क्यूबोइडल ब्लॉक। और मैंने क्या माना है कि इस अलमीरा या इस क्यूबोइडल ब्लॉक का हर सरफेस इक्वली रफ है और वही सेम रफ ग्राउंड है। तो म्यू एस क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। इसका एफ बनाओ, mg फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा n1 mg के बराबर ही होगा, क्योंकि आराम से रखी हुई है ये रेस्ट पे अलमीरा, और यहाँ पे भी रेस्ट पे थी। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है n1 जो कि mg के बराबर है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, सेम अलमीरा है, सेम रफ ग्राउंड है, और ऐसा माना गया है इस अलमीरा के या इस क्यूबोइडल ब्लॉक का हर सरफेस इक्वली रफ है। तो इन दोनों केसेस में देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम आई है, लेकिन यहाँ पे देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इस अलमारी को मैंने ऐसे रख दिया अब और कुछ नहीं है। तो देख सकते हो इन केस 2 एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस 1।
इस केस 2 में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा है केस 1 में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, लेकिन दोनों ही केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। बिटवीन सरफेसेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आई है, म्यू एस इंटू में एम जी। तो क्या कंक्लूजन निकला, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे बोलते हैं। मान लो ये m मास का ब्लॉक एट रेस्ट है, मान लो ये m मास का ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट था, आराम से रखा हुआ था, ठीक है, m मास का ब्लॉक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट वो g गिवन है, और ये रफ ग्राउंड है, ठीक है। और मान लो म्यू एस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस या बिटवीन दिस ब्लॉक एंड ग्राउंड। अब मैंने मान लो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, मतलब ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, म्यू एस इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, एक तो mg फोर्स आएगा, अगर मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं तो मैंने यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना अप्लाई कर रखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अगर थोड़ा सा भी मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं ना, थोड़ा सा भी ज्यादा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो यह मतलब ये पक्का है ये ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा, एट इक्विलिब्रियम रहेगा वास्तविकता में। अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मैं ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करूंगा ना, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एक तो एमजी फोर्स आएगा और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस mkg ब्लॉक, mg के बराबर ही होगा।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो कितनी आएगी, म्यू एस इंटू में N1, मतलब म्यू एस इंटू में mg के बराबर ही आएगी। तो ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मैंने कितना ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो ये बात पक्की है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करता ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करता, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो ये बात पक्की है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही आएगा, तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी होगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू में mg। मतलब मैंने ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना अप्लाई कर रखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या म्यू एस इंटू में mg, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी होगा। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर ये किसने अप्लाई कर रखा है, बाय द रफ ग्राउंड। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये भी रफ ग्राउंड ने ही अप्लाई कर रखा है ऑन द बॉटम ऑफ दिस mkg ब्लॉक। ये बात ध्यान रहे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ऑलवेज टेंजेंट टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेसेस के टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू एस इंटू में mg। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स किसने प्रोवाइड किए इस ब्लॉक पे, रफ ग्राउंड ने। तो इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा आर, ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मतलब ये क्या है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाएगा ना फाई, वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये फाई फाइंड आउट करना है। जब ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज का रिजल्टेंट बना लो, वो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है ना, वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से देखो tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना, म्यू एस इंटू में mg, और बेस mg, तो mg से mg कैंसल, mg से mg कैंसल, तो tan फाई कितना आ गया, म्यू एस। तो फाई कितना आ गया, tan इनवर्स म्यू एस। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाई को। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स म्यू एस। अगर इसको समझा जाए तो क्या है कि मान लो मेरा m के जी का ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है, और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक F ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही, तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे रहेगा इस प्रेजेंट केस में। अगर ये ड्राइविंग फोर्स FL से थोड़ा सा भी ज्यादा होता ना,
तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब ये इस पर्टिकुलर केस में ये ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, मतलब म्यू एस इंटू एम जी के बराबर। तो ये पक्का है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एस इंटू एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम जी, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन और दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स किसने प्रोवाइड करवाए हैं इस ब्लॉक पे, इस रफ ग्राउंड में। इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। और ये फाई कितना आएगा, tan इनवर्स म्यू एस, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है।